नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित। आप देख रहे हैं मोटरॉइड्स। और जो दाढ़ी और मूंछ आप बहुत वक्त से देख करके उससे फेमिलियर है वो ज़रा निकल गई है, क्योंकि एक गलत स्ट्रोक लग गया था रेज़र का और अब कुछ दिन तक आपको इसके साथ बेयर करना पड़ेगा, लेकिन घर की खेती है, फिर से आ जाएगी। बहरहाल हमारे पास आज है नया TVS iQube एक रिव्यू के लिए। और मैं एक पुराने ज़माने की बात करना चाहता हूँ आपसे। इस वक्त जब ये सारे इलेक्ट्रिक बाइक्स का चलन शुरू हुआ था, तब एक यो बाइक्स नाम का स्कूटर आता था और उनमें से एक स्कूटर की मैं टेस्टिंग कर रहा था। उस स्कूटर की रेंज मेरे ख्याल से 30 या 40 किलोमीटर्स रही होगी और उस स्कूटर को मैं उसकी पूरी रेंज के लिए चलाना चाहता था। ये बात आज से लगभग 11 साल पहले की है। और उस स्कूटर को 10-15 किलोमीटर चलाने के बाद जब मैं वापस आ रहा था, 15 किलोमीटर के बाद उसकी जो पावर थी इतनी कम हो गई थी कि मेरे साथ में कुछ लोग पैदल चल रहे थे और मेरी जो राइट थ्रॉटल थी वो पूरी तरह से पिंड होने के बाद में वो लोग पैदल चलते चलते मुझसे पूछ रहे थे कि ये क्या चीज़ है और ये स्कूटर का टॉप स्पीड क्या है। तो जो बैटरीज थी पुराने स्कूटर्स की इतनी ज़्यादा ड्रेन हो जाती थी कि वो यूजेबल ही नहीं रहते थे। उनकी इफेक्टिव रेंज केवल 50% होती थी क्लेम रेंज का। लेकिन ज़माना बदल गया है, अब लिथियम आयन बैटरीज़ का दौर है और जो नए स्कूटर्स हैं जैसे कि iQube है या फिर बजाज का चेतक है, अगर आप रिवोल्ट के RV 400 की बात करें या फिर एथर एनर्जी की बात करें, तो जो नए स्कूटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। यहाँ पर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है और ये स्कूटर्स अपनी बैटरी कैपेसिटी के आखिरी कुछ परसेंटेज पॉइंट्स तक भी आपको वैसा ही परफॉर्मेंस देते हैं जब ये फुली चार्ज होते हैं। तो अब ये जो स्कूटर्स हैं ये वाकई में यूजेबल हैं, इनकी रेंज काफ़ी बढ़ गई है। और आज मैं आपको इस नए iQube स्कूटर के बारे में वो सब कुछ बताऊंगा जो आप जानना चाहते थे। क्या ये वाकई में हर रोज़ यूजेबल है, इसकी असली रेंज क्या है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसकी हैंडलिंग कैसी है और क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या आप इसे हर रोज़ यूज़ कर पाएंगे। इसका एक बहुत ही डिटेल्ड वॉक अराउंड मैंने पहले किया था जब ये स्कूटर लॉन्च हुआ था, लेकिन आज मैं आपको एक बड़ा ही डिटेल्ड रिव्यू देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसकी इंस्टॉल्ड बैटरी कैपेसिटी की। तो इंस्टॉल्ड बैटरी कैपेसिटी यहाँ पर 2.6 किलोवाट आवर से भी ज़्यादा है, लेकिन इफेक्टिव जो बैटरी कैपेसिटी है वो है लगभग 2.25 किलोवाट आवर। और इस बैटरी कैपेसिटी के चलते यहाँ पर जो पावर आउटपुट है वो आपको पीक पावर आउटपुट 4.4 किलोवाट का मिलता है, लेकिन जो इफेक्टिव रेटेड पावर आउटपुट है यहाँ पर 3 किलोवाट का है। और ये जो है ये पार फॉर द कोर्स है। अगर आप इसे इस सेगमेंट में चेतक से कंपेयर करेंगे तो ये लगभग बराबर है। हालांकि जो महंगे स्कूटर्स हैं, अगर आप एथर 450X से इसे कंपेयर करें या फिर RV 400 से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले ज़रा कम है, लेकिन इस सेगमेंट के लिए ये सफिशिएंट है। और यहाँ पर जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं उनके बारे में पहले आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको आगे और पीछे दोनों ही तरफ 12 इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं। ये 2 टोन अलॉय व्हील्स देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। 1990 सेक्शन टायर आगे और पीछे आपको मिलता है जो कि काफ़ी ग्रिपी है। और ये नॉर्मल टायर्स हैं, ये कोई स्पेशल टायर्स नहीं है। सामने अगर आप लाइटिंग देखेंगे तो फुल LED लाइटिंग मिलेगी आपको। ब्लिंकर्स भी LED हैं और हेडलाइट भी LED है। अब इसे हम लोग दिन में प्रकाश के लिए टेस्ट नहीं कर पाए, लेकिन TVS के जो इंजीनियर्स हैं उनका कहना है कि ये जो लाइट है इसे काफ़ी एग्जॉस्टिवली टेस्ट किया गया है और इसका प्रकाश रात में काफ़ी अच्छा है। आप में से काफ़ी सारे लोग जानना चाहते थे कि ये बॉडी पूरी मेटल की है, फाइबर की। तो ये जो पूरी बॉडी है ये मेटल की नहीं है, ये फाइबर ही है। और ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो कर्व वेट है उसे नीचे रखा जा सके। और यहाँ पर कर्व वेट 118 kgs का है। इसके अलावा अगर आप इसे सामने से गौर से देखेंगे तो ये जो मेन कलर है जो कि एक मेटालिक पर्लेसेंट वाइट कलर है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगा। ये 3 आपको कैविटीज़ मिलेंगी, TVS की ब्रांडिंग मिलेगी जो कि 3D में है। और यहाँ पर आपको ये iQube की एक छोटी ब्रांडिंग में मिलेगी। उसके अलावा ये जो पोजीशन लाइट है ये भी LED है और ये एक फ्रॉस्टेड लुक में दी गई है, जैसे कि एक फ्रॉस्टेड ग्लास होता है वैसा लुक यहाँ पर दिया गया है। और उसके ऊपर ये जो एक सूडो फ्लाई स्क्रीन है ये भी पियानो ब्लैक या फिर आप इसे एक पॉलीकार्बोनेट ट्रांसलूसेंट मटेरियल भी कह सकते हैं। तो ये जो कलर यहाँ पर आप देख रहे हैं, फ़िलहाल ये स्कूटर सिर्फ इसी कलर में अवेलेबल है। आने वाले वक्त में कुछ और कलर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको iQube सिर्फ इसी पर्लेसेंट वाइट कलर के अंदर मिलेगा। यहाँ पे जो मिरर्स हैं ये भी बॉडी कलर में ही किए गए हैं, हालांकि इनके जो स्टेम्स हैं ये ब्लैक कलर में है। और यहाँ पर विजिबिलिटी ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से ज़रा और वाइड हो सकते थे, लेकिन प्रैक्टिकली ये काफ़ी यूजेबल हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपको ये पार्किंग ब्रेक भी मिलता है जिसे आप इस तरह से लॉक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हाईलाइट है वो है ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल। और ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है एक 5 इंच का कलर TFT डिस्प्ले है और यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। और यहाँ पे फीचर्स जो हैं इन्हें आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला जो है वो ये है कि आप इन बटन्स का यूज़ करके इन फीचर्स को यूज़ करें। और दूसरा जो ज़्यादा बड़ा सेट है, 60 से भी ज़्यादा जो यहाँ पर कनेक्टेड फीचर्स हैं, वो आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर iQube ऐप के द्वारा यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले जल्दी से ये देखते हैं कि स्कूटर को यूज़ किस तरह से किया जाता है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपको यहाँ पर 42% चार्ज दिखा रहा है और रेंज जो है वो 31 किलोमीटर की दिखा रहा है।
इस स्कूटर को चालू करने के लिए आपको सबसे पहले साइड स्टैंड हटाना होगा। जब तक आप साइड स्टैंड नहीं हटाएंगे तब तक ये स्कूटर चालू नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं ये साइड स्टैंड का आपको मार्क दिखेगा। और अब अगर मैं इसे फिर से चालू करता हूँ तो आपको काफ़ी सारे टेल लाइट्स नज़र आएंगे, बैटरी, ये जो पार्क असिस्ट मोड है जिसमें आप स्कूटर को एक बहुत ही स्लो स्पीड पर आगे पीछे चला सकते हैं। उसके अलावा ये टर्न इंडिकेटर्स है, हेडलाइट, और ये कोई भी मेल फंक्शन है उसके लिए एक लाइट है, ये बैटरी हेल्थ लाइट है। एक ये जो यहाँ पर आप छोटा सा सर्कल देख रहे हैं ये सेंसर है, और अगर आप इसे इस तरह से ढक देंगे तो आप पाएंगे कि ये जब लाइट इसे नहीं मिलेगी तो ये डार्क मोड में चला जाएगा, जो कि नाइट मोड कहलाता है। तो यहाँ पर आपको डे और नाइट मोड भी मिलते हैं। और इसे शुरू करने के लिए ये देखिए, जब ये स्टार्ट होता है तो इस तरह की क्यून आती है, iQube का वेलकम स्क्रीन आता है। और यहाँ पर जब आप इसे एक बार शुरू करेंगे तो उसके लिए आपको ये ब्रेक है वो और ये मोड वाला जो बटन है इसे एक साथ दबाना होगा, और फिर ये रेडी हो जाएगा काम में आने के लिए। यहाँ पर आपको लेफ़्ट में जो स्टेट ऑफ चार्ज है वो दिखाई देगा। यहाँ पर अभी 42% स्टेट ऑफ चार्ज है, 42% चार्ज है बैटरी पर। और यहाँ पर रेंज आपको 31 किलोमीटर की दिखा रहा है। अब जो रेंज है वो आपने किस मोड में गाड़ी को डाल रखा है उस पर डिपेंड करेगी। यहाँ पर जो गाड़ी की रेंज है वो मैक्सिमम रेंज, अगर आप इको मोड में गाड़ी को चलाते हैं तो आपको 75 किलोमीटर्स की रेंज मिलती है, और अगर आप इसे पावर मोड में चलाएंगे तो वहाँ पर आपको 55 किलोमीटर्स की रेंज मिलती है। टॉप स्पीड यहाँ पर 78 किलोमीटर्स की है अगर आप इसे पावर मोड में चलाते हैं, और अगर आप इको मोड में से चलाएंगे तो आपको 45 किलोमीटर्स की टॉप स्पीड मिलेगी। रियल वर्ल्ड में भी हमने इसे टेस्ट किया, और रियल वर्ल्ड में हमें जो टॉप स्पीड हासिल हुई, हमने GPS के ऊपर से टेस्ट किया, और जो रियल वर्ल्ड स्पीड मेरे को नज़र आई वो थी 77 किलोमीटर्स पर आवर की टॉप स्पीड, और इको मोड में वो टॉप स्पीड थी 46.5। तो जो क्लेम टॉप स्पीड है उसके काफ़ी आसपास है। इनफैक्ट इको मोड में क्लेम टॉप स्पीड से ज़्यादा टॉप स्पीड आपको मिलेगी। अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैं से अगर मोड को फिर से एक बार दबाऊंगा तो मैं पावर मोड में चला जाऊँगा, जहाँ पर ये ऑरेंज हो जाएगा, और रेंज देखिए 31 से घट के 23 किलोमीटर्स हो गया है। तो आपकी रेंज कितनी बाकी है ये आपके मोड पर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो इसका पार्क असिस्ट मोड है, जहाँ पर आप गाड़ी को धीमी स्पीड पर आगे या पीछे कर सकते हैं, वो एंगेज करने के लिए आपको ब्रेक दबा करके ये पार्किंग वाला जो बटन है इसे दबाना होगा, और फिर आप फॉरवर्ड या रिवर्स जो है वो इस पार्किंग वाले बटन को फिर से दबा करके यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे फॉरवर्ड करता हूँ और ये देखिए ये इस तरह से धीमी स्पीड पर आगे चला जाता है, और अगर आप रिवर्स जाएंगे तो इस तरह से 3 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड तक आपको धीमी गति पर चलने में सहायक सिद्ध होगा। तो अगर आप इस गाड़ी को आगे या पीछे करना चाहते हैं तो इस मोड में ये आपको मदद करेगा। एक और जो बात है वो ये है कि जब आप इस रिवर्स मोड में यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ये बीप सुनाई देती है। यहाँ पर ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये कनेक्टेड जो फीचर्स हैं, फ़ोन के साथ जो फीचर्स हैं उसके लिए है, और इसके बारे में मैं एक बहुत ही डिटेल वीडियो बाद में करूँगा। इस वीडियो के अंदर भी कुछ और आपको इस बारे में बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था। यहाँ पर आपको ओडो मिलता है, एक ट्रिप मीटर है, एक और ट्रिप मीटर मिलेगा आपको, और एवरेज स्पीड आपको यहाँ पर नज़र आएगी। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि ओडोमीटर के साथ साथ एक ट्रिप मीटर भी है, तो ट्रिप A और B है, लेकिन यहाँ पर आपके पास कोई बटन नहीं है। तो आप ये जो ट्रिप्स हैं इसमें साइकिल नहीं कर सकते हैं, केवल स्कूटर के द्वारा आपके पास सेलफोन होना चाहिए, और TVS की जो iQube ऐप है उसके द्वारा आप ये जो रीडिंग्स है इन्हें चेंज कर सकते हैं। इन्हें रीसेट करने के लिए या फिर टॉगल करने के लिए आपके पास सेलफोन होना ज़रूरी है, और उस फ़ोन के अंदर TVS iQube ऐप होना भी ज़रूरी है। तो ये हो गई इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बेसिक बात। और उसके अलावा ये जो चाबी यहाँ आप देख रहे हैं ये इस तरह की एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर चाबी मिलती है आपको, ये फ्लिप की है, और यहाँ पर आपको iQube की ब्रांडिंग मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ जो एक अच्छी बात है वो आपको यहाँ पर एक टॉर्च भी मिलती है, और ये टॉर्च जो है ये आपको रात को स्लॉट ढूंढने में मदद करती है। तो ये जो टॉर्च है इसको अगर आप स्पॉरेडिकली यानी कभी कभी यूज़ भी करेंगे तो ये जो बैटरी है इसके अंदर ये लगभग 3 से 5 साल चलेगी, ऐसा TVS के लोगों का कहना है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे और दूसरे बटन्स देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे बटन्स नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको ये हाई और लो बीम के बटन मिलेंगे, टर्न इंडिकेटर बटन मिलेगा, और ये यहाँ पर हॉर्न है। ये यहाँ पर आपको एक हज़ार्ड लाइट्स के लिए बटन मिलेगा जिससे कि दोनों ब्लिंकर्स आगे और पीछे शुरू हो जाएंगे। और ये मोड और पार्क वाला जो बटन है इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये सारे बटन्स यहाँ पर हैं, और उसके अलावा यहाँ पर ये आपको ऑन ऑफ और हैंडल लॉक मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये एक हुक आपको नज़र आएगा, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक और हुक आपको नज़र आएगा। यहाँ पर मैक्सिमम वेट जो आप डाल सकते हैं वो 8 kg है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक चार्जिंग सॉकेट नज़र आएगा, और ये चार्जिंग सॉकेट जो है ये इस तरह से कवर किया जा सकता है, ये वाटरप्रूफ है।
तो यहाँ पर आपको पानी से इसे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्क्रीन भी IP67 वाटरप्रूफ है, ऊपर से पानी कितना भी इस पर गिरे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बैटरीज़ हो या फिर मोटर हो या फिर ये सॉकेट हो या फिर ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल हो, ये सारी चीज़ें वाटरप्रूफ हैं और बारिश में भी आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आपको इस गाड़ी के साथ में जो चार्जर है, होम चार्जर, वो फ्री मिलता है। उसका इंस्टॉलेशन भी इनिशियली आपको फ्री मिलेगा और इसका जो चार्जिंग टाइम है वो है 5 आवर्स। तो लगभग 5 आवर्स में ये गाड़ी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। और इसे चार्ज करने के लिए आपको एक RFID कार्ड मिलता है, जिस कार्ड को आप ऊपर शो करेंगे जब आपके चार्जर के, तो उसके बाद ही ये चार्जिंग स्टार्ट होगी, वरना चार्जिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई और आकर के आपके चार्जिंग सॉकेट से चार्ज करके चला जाए। यहाँ पर जब चार्जिंग सॉकेट के अंदर आप चार्जर डालेंगे, उसके बाद आपको इसे ट्विस्ट करके लॉक करना होगा और उसके बाद चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी और चार्जिंग जो है आपको बत्तियों के द्वारा चार्जर के ऊपर दिखाई देगा। तो ये है चार्जिंग प्रोसेस। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी बैटरीज़ के बारे में। और यहाँ पर 3 बैटरी के पैक्स यूज़ किए गए हैं। एक बैटरी का जो पैक है वो यहाँ पर इस फ्लोरबोर्ड के नीचे है। उसके अलावा 2 बैटरी के जो स्टैक्स हैं वो यहाँ पर सीट के नीचे दिए गए हैं और जो कंट्रोलर है वो भी यहाँ पर इसके नीचे दिया गया है। एक सवाल जो आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं वो ये है कि ये बैटरी पैक्स रिमूवेबल है क्या, और ये पैक्स जो हैं रिमूवेबल नहीं है। और यहाँ पर जब चार्जिंग होती है तो हाई और लो वोल्टेज दोनों से ही आपको प्रोटेक्शन मिलता है। भले ही आप चार्जर की बात करें या फिर इस बैटरी पैक की बात करें, यहाँ पर आपको पूरा प्रोटेक्शन मिलता है, चाहे हाई वोल्टेज हो या लो वोल्टेज हो। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस के बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ख़राब रास्तों के लिए ठीक रहेगा। ऐसी कोई तकलीफ़ आपको महसूस नहीं होगी। सामने आपको टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और पीछे आपको ट्विन स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है, जहां पर आपको 5 स्टेप एडजस्टेबिलिटी भी मिलती है। यहाँ पर जो सीट हाइट है ये 745 mm की है, जो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। और आपके घर में जो छोटे कद की महिलाएँ भी हैं या कोई यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, वो लोग भी मेरे ख्याल से इस स्कूटर को यूज़ कर पाएंगे। छोटा कद होने के बावजूद भी यहाँ पर बैठने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मेरी हाइट लगभग 5 फुट 10 इंच है और यहाँ पर मेरे नीज़ बेंट हैं, फिर भी मैं अपने हील्स आराम से नीचे गड़ा पा रहा हूँ। तो 5 फुट 2 या 5 फुट 3 इंच के जो लोग हैं वो भी इस पर बड़े आराम से बैठ पाएंगे। तो छोटे कद के लोगों के लिए कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। एक और जो अच्छी चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि आपके जो नीज़ है वो यहाँ पर फाउल नहीं करेंगे, अनलेस आप बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं, 6 फुट 2 या 6 फुट 3 इंच है और बहुत ज़्यादा शार्प कॉर्नर ले रहे हैं, तभी आपकी नीज़ फाउल करेंगे। अदरवाइज़ ये जो डिस्टेंस है ये ठीक है। और इसकी जो मनूवरेबिलिटी है, जो इसका टर्निंग रेडियस है, वो भी बड़ा शॉर्ट है। तो इस स्कूटर को टाइट स्पेसेस में मनूवर करना भी बड़ा आसान है। इसकी हैंडलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन उस पर मैं कुछ देर में आता हूँ। हम लोग पहले इस स्कूटर को पूरी तरह से देख लेते हैं। ये जो सीट है बहुत अच्छे से बनाई हुई है, काफ़ी फ्लैट और काफ़ी वाइड, काफ़ी चौड़ी सीट है और काफ़ी कंफर्टेबल है। कुशनिंग यहाँ पर बहुत अच्छी है। और कुछ स्कूटर्स में आपने देखा होगा कि ये सीट आगे की तरफ स्लोप करती है, जिससे कि बैठने में तकलीफ़ होती है, लेकिन जो राइडर का सेक्शन है यहाँ पर काफ़ी फ्लैट है, तो बैठने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। आपके हाथ बड़े आराम से यहाँ पर हैंडल तक पहुँचते हैं। तो उस लिहाज से काफ़ी सोच समझ के काफ़ी कंफर्टेबल एक स्कूटर यहाँ पर TVS ने बनाया है। ये एंटी स्किड मटेरियल है, तो आप स्किड भी नहीं होंगे, इसके ऊपर स्लिप नहीं होंगे जब ब्रेक लगेगा तो। और उसके अलावा यहाँ पर आपको ये स्पोर्टी एक कॉन्ट्रास्टिंग रेड कलर की स्टिचिंग भी मिलती है। ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये पिलियन के लिए फुट पैक है, जो काफ़ी यूजेबल है और काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, काफ़ी अच्छा फिनिश है। ओवरऑल इस गाड़ी की फिट और फिनिश बहुत ही अच्छी है। कहीं पर भी आपको ख़राब पैनल गैप्स या फिर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नज़र नहीं आएगा। इसकी जो फिट एंड फिनिश है मुझे बड़ी अच्छी लगी। अगर आप इसके ओवरऑल लुक की भी बात करें तो काफ़ी एक फ्यूचरिस्टिक किस्म का लुक दिया गया है। बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लुक नहीं है, लेकिन एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेट कट, लेकिन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड यहाँ पर डिज़ाइन दिया गया है। TVS ने यहाँ पर इसे एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लुक नहीं दिया है, लेकिन इसकी जो हैंडलिंग है, इस स्कूटर का जो ब्रेकिंग है, जिस तरीके से ये स्कूटर कॉर्नर्स हैंडल करता है, आपको ये तुरंत समझ में आ गया इसे चलाने के बाद में कि ये काफ़ी स्पोर्टी स्कूटर है और एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए इसकी हैंडलिंग, ब्रेकिंग और इसका जो डायनामिक एबिलिटी है बहुत ही अच्छा है। पीछे की तरफ अगर आप आएंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे कि यहाँ पर iQube की ये लेटरिंग मिलेगी आपको। ये जो पूरी ब्रांडिंग है क्रोम के अंदर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक का लेटरिंग मिलेगा। और ये जो ग्रैब रेल है ये बॉडी कलर में ही फिनिश्ड है, लेकिन यहाँ पर आपको ये एक सॉफ्ट टू टच मटेरियल मिलता है ताकि इसे पकड़ने में ज़्यादा आसानी हो। ये जो पार्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं ये Q पार्क असिस्ट की ब्रांडिंग है यहाँ पर, लेकिन अगर TVS के जो इंजीनियर्स हैं उन लोगों की माने तो ये जो पार्ट है इसे
आने वाले वक्त में फ़ास्ट चार्जिंग के सॉकेट के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। इस स्कूटर के साथ फ़िलहाल फ़ास्ट चार्जिंग अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में जैसे जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता जाएगा तो TVS आगे यहाँ पर फ़ास्ट चार्जिंग भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। फ़िलहाल यहाँ पर बेंगलोर के अंदर ये स्कूटर मिल रहा है, 10 डीलरशिप्स में ये स्कूटर अवेलेबल है और सब जगह आपको जो चार्जिंग फैसिलिटी है वो अवेलेबल है, लेकिन फ़ास्ट चार्जिंग आपको नहीं मिलेगी। तो ये जो पार्ट है इसे हो सकता है बाद में फ़ास्ट चार्जिंग के सॉकेट के तौर पर यूज़ किया जाए। पीछे भी आगे की ही तरह आपको 90 सेक्शन टायर्स मिलते हैं और यहाँ पर आपको हब माउंटेड मोटर मिलती है। कुछ स्कूटर्स में जैसे एथर के अंदर आपको शैसी माउंटेड मोटर मिलती है, जहाँ पर एक बेल्ट ड्राइव के द्वारा आपको फाइनल ड्राइव मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया है। TVS का कहना है कि उन्होंने बहुत ही हाई क्वालिटी मोटर यूज़ करी है और उन लोगों ने इसे ऑप्टिमाइज़ किया है, तो जो परफॉर्मेंस है उसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और यहाँ पर आपको कुछ हद तक के कॉस्ट का भी बेनिफिट मिलता है। तो ये जो स्कूटर है यहाँ पर हब माउंटेड मोटर है और ये काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करती है। उसके बारे में मैं कुछ देर में आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो डिज़ाइन से संबंधित चीज़ें हैं, उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। आगे की ही तरह यहाँ पर आपको LED लाइटिंग मिलती है पीछे पूरी तरह से। टेल लैंप्स और ब्लिंकर्स भी यहाँ पर फुली LED हैं और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक तरफ पैर करके बैठने के लिए, अगर किसी महिलाओं को एक तरफ पैर करके बैठना है तो उनके लिए ये फुटरेस्ट भी मिलता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो सीट है ये बिल्कुल ज़्यादा ऊंची नहीं है और इस पर बैठना बहुत आसान है। तो आप में से जो छोटे कद के लोग हैं या कोई महिलाएं हैं, उन्हें यहाँ पीछे बैठने में किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से काफ़ी लंबी, काफ़ी चौड़ी, काफ़ी आरामदायक सीट है और इस स्कूटर की पेलोड कैपेसिटी 130 किलो है, तो इस पे आप 265 kg के लोग या उससे थोड़ा ज़्यादा भी बिठा के आराम से चला सकते हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। एक और जो अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगी वो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक वाला जो पार्ट है ये इल्यूमिनेटेड नज़र आएगा TVS की ब्रांडिंग के नीचे। तो ये इसे एक काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लुक प्रदान करता है और ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। हब माउंटेड यहाँ पर मोटर है, हाई क्वालिटी मोटर है और ये मोटर पानी में सबमर्सिबल है। यहाँ पर आपको IP67 की रेटिंग मिलती है। उसके अलावा जो पीछे वाला सस्पेंशन है ये 5 स्टेप एडजस्टेबल है और ओवरऑल अगर इस स्कूटर का अगर आप लुक देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, कहीं कहीं से थोड़ा राउंड है, कहीं से थोड़ा स्ट्रेट कट है, लेकिन एक काफ़ी सोफिस्टिकेटेड, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लुक देने की कोशिश करी है यहाँ पर और मुझे ये लुक काफ़ी पसंद आया। आपको ये लुक कैसा लगा उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग इस स्कूटर को ज़रा अंडर सीट स्टोरेज के लिहाज से भी देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास कितना स्पेस है। अब इस सीट को खोलने के लिए आपको इस की स्लॉट में चाबी डालनी होगी और इस तरह से ट्विस्ट करके आप इसे खोल सकते हैं और ये जो स्पेस है यहाँ पर ये लगभग 21 लीटर्स का बूट स्पेस यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको एक LED लाइट भी मिलती है यहाँ पर और उसके साथ साथ एक USB चार्जिंग सॉकेट भी मिलेगा। तो अगर आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, अगर आप अपना फ़ोन चार्ज करना चाहते हैं तो इस सॉकेट का यूज़ करके कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो की स्लॉट आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आप ज़रूर जानना चाहते होंगे कि किस लिए है। तो ये की स्लॉट यहाँ पर ये जो बैटरी पैक है जो फ्लोर बोर्ड के नीचे, इसे निकालने के लिए है, बट ये एडवाइजेबल नहीं है कि कस्टमर अपने लेवल पर इसे निकालने की कोशिश करे। ये सर्विस लेवल पे जब आपकी गाड़ी सर्विस के लिए जाए तभी जो ट्रेंड टेक्नीशियंस हैं वही इसे खोलें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर हम एक बड़ा फुल फेस हेलमेट अंदर डालने की कोशिश करेंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक फुल फेस हेलमेट यहाँ पर ठीक से नहीं आएगा, तो यहाँ पर एक हाफ फेस हेलमेट आ जाएगा या फिर एक बहुत छोटा फुल फेस हेलमेट आ सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बड़े फुल फेस हेलमेट के लिए जगह नहीं है। तो गहराई यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, विड्थ काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो लेंथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इसके लिए यहाँ पर आप एक फुल फेस हेलमेट नहीं डाल सकते। लेकिन यहाँ पर आपके पास अच्छा खासा स्पेस है और ये जो पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं ये OBD पोर्ट है। यहाँ से आप इस गाड़ी का डायग्नोस्टिक कर सकते हैं और जब आप इसे सर्विस स्टेशन पर लेकर के जाएंगे तो इसका यूज़ करके जो टेक्नीशियंस हैं वो इस गाड़ी के अंदर अगर कोई फॉल्ट है या कुछ प्रॉब्लम है तो उसे ईजिली वो लोग डिटेक्ट कर पाएंगे। अब TVS iQube ऐप के अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं उस पर मैं कुछ देर में आऊँगा, लेकिन अब हम लोग इस स्कूटर के परफॉर्मेंस की बात कर लें। यहाँ पर आपके पास रेंज असल में कितनी है, ये स्कूटर चलता कितना अच्छे से है, ये सब चीज़ें हम लोग बात कर लें। और इस स्कूटर को हमने यहाँ पर जो TVS का होसर टेस्ट ट्रैक है यहाँ पर काफ़ी देर तक चलाया। यहाँ पर मैंने इसे काफ़ी एक्सटेंसिवली टेस्ट करने की कोशिश करी और कुछ चीज़ें जो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी वो मैं आपको पहले बताता हूँ। तो सबसे इंप्रेसिव चीज़ जो यहाँ पर है वो है इस गाड़ी का शैसी और इसकी हैंडलिंग। यहाँ पर आपको एक अंडरबोन शैसी मिलता है, जो यहाँ पे नीचे आपको एक अंडरबोन मिलता है और यहाँ आकर के वो स्प्लिट हो जाता है और उसके बीच में आपको
ये बैटरी पैक मिलेगा। तो जो शैसी है यहाँ पर काफ़ी स्टडी है, सामने टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन है, पीछे आपको डुअल सस्पेंशन मिलते हैं। और जो सेटअप है यहाँ पर, हालांकि ये स्कूटर देखने में इतना स्पोर्टी नहीं लगता है, लेकिन जब आप इसे कॉर्नर पर चलाते हैं, यहाँ पर 2-3 अच्छे कॉर्नर है जहाँ पर आप गाड़ी पे काफ़ी सारी स्पीड कैरी कर सकते हैं। वहाँ पर जब इस गाड़ी को मैंने इसके टॉप स्पीड पर चलाया तो मुझे जो एक्सेलेरेटर था उस पर रोल ऑफ करने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। आप काफ़ी अच्छी स्पीड्स कैरी कर सकते हैं, किसी भी तरह की वॉबलीनेस या अनसर्टेनिटी आपको महसूस नहीं होती है। काफ़ी प्रिडिक्टेबल हैंडलिंग है स्कूटर की, जब कॉर्नरिंग आप इस पर करते हैं तो काफ़ी स्पोर्टी लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है आपको। एक सॉफ्ट स्क्विशी जो फीलिंग आती है आपको कुछ अलग स्कूटर्स में, वैसी फीलिंग यहाँ पर आपको नहीं आएगी। और अगर हैंडलिंग के लिहाज से देखा जाए तो ये स्कूटर काफ़ी अच्छे से सेटअप किया गया है। यहाँ पर आगे और पीछे वाला सस्पेंशन माइल्डली स्टिफ साइड पर है और इससे इसकी हैंडलिंग एनहांस होती है। अगर आपको पीछे वाला सस्पेंशन और सॉफ्ट चाहिए तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 5 स्टेप एडजस्टेबल है। यहाँ पर हम इसे तीसरी सेटिंग पर चला रहे थे, आप इसे 2 स्टेप और ज़्यादा सॉफ्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी जो सस्पेंशन है वो माइल्डली स्टिफर साइड पे है, लेकिन इससे इसकी जो हैंडलिंग है वो बहुत अच्छे से उभर के सामने आती है और ये एक काफ़ी स्पोर्टी स्कूटर बन के सामने आता है। यहाँ पर ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है। और जब ब्रेकिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो सामने वाले ब्रेक्स बड़े ही ज़बरदस्त हैं। यहाँ पे सामने आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, यहाँ पर आपके पास ड्रम का ऑप्शन नहीं है। जब आप सामने वाले ब्रेक्स लगाते हैं तो आपको बहुत ही रीअश्योरिंग फील मिलता है। रेयर ब्रेक जो है, यहाँ पर कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है, तो रेयर ब्रेक जब आप लगाते हैं तब भी सामने वाला ब्रेक जो है उस पर कुछ इफेक्ट आता है, सामने वाला ब्रेक भी लगता है, लेकिन फिर भी आप रेयर ब्रेक को ज़ोर से लगा करके अभी लॉकअप कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में टीवीएस इसे शायद थोड़ा और ट्यून कर दे, लेकिन फ़िलहाल अगर आप चाहें तो पीछे वाला जो ब्रेक है इसे लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्रेक एनर्जी रिक्यूपरेशन भी मिलता है और जो बैटरी है ये रीजनरेट होती है। जब आप डेसेलरेट करते हैं, जब आप स्लो डाउन करते हैं, तब जो ये मोटर है यहाँ से एनर्जी वापस से रिक्यूपरेट होकर के बैटरी के अंदर जाती है, बैटरी वापस रिचार्ज होती है। और जब आप डेसेलरेट करते हैं तो आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल के ऊपर कि बैटरी जो है वो वापस से चार्ज हो रही है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर आपके पास 2 मोड हैं, एक इको मोड और एक पावर मोड। इको मोड के अंदर आपका जो टॉप स्पीड है वो 45 किलोमीटर्स पे सीमित है और जो पावर मोड है वहाँ पे 78 किलोमीटर्स की टॉप स्पीड आपको मिलती है। और ये दोनों ही जो टॉप स्पीड्स हैं ये आप बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं, ये एक्चुअली अचीवेबल हैं। इसके अलावा जो रेंज मैंने जैसा आपको बताया, ये इको मोड में आपको मिलती है 75 किलोमीटर्स की और पावर मोड में मिलती है 55 किलोमीटर्स की। अब क्या ये रेंज आपको असल में मिलेगी? अब देखिए, ये जो नंबर्स हैं ये रियल वर्ल्ड नंबर्स हैं। अगर आप ARAI नंबर्स देखेंगे, ARAI नंबर्स देखेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बड़ा फिगर मिलेगा। और आप ये बात भी समझिए कि जो बैटरी की डिस्चार्ज रेट है वो उसकी जो रेंज है उसे निर्धारित करती है। इसीलिए आपको कुछ सस्ते स्कूटर्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पर बैटरी कैपेसिटी कम होती है, लेकिन वो स्लो स्पीड स्कूटर्स होते हैं, वहाँ पर आपकी टॉप स्पीड 25, 30, 35 किलोमीटर्स की होती है और इसलिए कम बैटरी कैपेसिटी होने के बावजूद वो लंबी दूरी तक चल सकते हैं। तो आपका जो स्कूटर है ये कितनी दूर जाएगा ये आपके उपयोग पर निर्भर करता है। और मैंने जब इसे एक नॉर्मल तरीके से चलाया तो ये अपनी रेंज पूरी तरह से प्राप्त कर रहा था, लेकिन जस्ट इसे टेस्ट करने के लिए मैंने इसे जब दूसरी बार चलाया तो लगभग 10.5 किलोमीटर्स चलाते हुए मैंने इसको इको मोड में चलाया और बहुत स्लो स्पीड्स पर चलाया। जिस रेंज में स्लो स्पीड स्कूटर्स चलते हैं उस रेंज में चलाया, 30 किलोमीटर से नीचे चलाया। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो रेंज ये स्कूटर दिखा रहा था, इनिशियली 53 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा था, लेकिन 10.5 किलोमीटर्स चलाने के बाद में भी जो फाइनल रीडिंग मुझे देखने को मिली वो थी 46 किलोमीटर्स की रेंज, यानी कि 7 किलोमीटर की रेंज इसने कम करी, लेकिन ये असल में 10.5 किलोमीटर्स चला, यानी कि 3.5 किलोमीटर्स ज़्यादा चला। मतलब अगर आप इसे इको मोड में स्लो स्पीड पर चलाएंगे, जो कि गलियों में आप बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं चलाते हैं, उस तरीके से चलाएंगे तो अप टू 50% ज़्यादा रेंज आपको मिल सकती है। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो इसकी मैक्सिमम रेंज इको मोड में अगर आप इसे बहुत स्लो स्पीड्स पर चलाएं तो अप टू मेरे ख्याल से 105-110 किलोमीटर्स तक की रेंज आपको मिल सकती है। इसके उलट अगर आप इसे पावर मोड में डाल करके बहुत ज़ोर से चलाएं पूरा टाइम, अगर आप इसे पीक पर चलाएंगे तो जो इसकी 55 किलोमीटर्स की रेंज है वो भी आपको नहीं मिलेगी, उससे भी कम मिलेगी। तो आपको असल में कितनी रेंज मिलती है ये डिपेंड करता है कि आप स्कूटर को किस तरह से चला रहे हैं। और इसकी जो क्लेम्ड रेंज है मेरे ख्याल से वो करेक्ट है, उससे ज़्यादा रेंज भी आपको मिलेगी अगर आप इसे आराम से चलाएं। एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जब आप इसे स्पोर्ट या इको मोड में चलाते हैं तो एक बटन दबा करके आप इसे ऑन द फ्लाई, ऑन द मूव इको से पावर में पावर मोड से इको मोड में डाल सकते हैं। तो जब आप इसे पावर मोड में चला रहे हैं मिसाल के तौर पे और आप 70 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर हैं और वहाँ से सडनली आप इसे इको मोड पर ले आते हैं, तो एक प्रोग्रेसिव तरीके से ये धीरे धीरे उस लोअर स्पीड पर आता है, क्योंकि वहाँ पर इसकी टॉप स्पीड सिर्फ 45 किलोमीटर्स पर आ रहा है। तो वो जो ब्रेकिंग होती है उस ब्रेकिंग को ये यूज़ करता है, वो जो मोटर है इस डेसेलरेशन को यूज़ करती है और इस एनर्जी को स्टोर करके जो गाड़ी की रेंज है, जो बैटरी की रेंज है, उसे ज़रा और बढ़ा देती है। एक और जो ख़ास बात है स्कूटर की वो ये है कि ये यहाँ पर आपको
हब माउंटेड मोटर मिलती है। अगर आप इसे कंपेयर करें एथर से, तो वहाँ पर आपको शैसी माउंटेड मोटर मिलती है। और यहाँ पर जो एक ख़ास बात है वो ये है कि ये मोटर बहुत ही साइलेंट है, आपको किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आती है। जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मैंने अभी तक चलाए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा साइलेंट स्कूटर्स में से एक है। तो बहुत ही साइलेंट, बहुत ही स्मूथ होता है प्रोग्रेशन, किसी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं है, बहुत ही सॉलिड स्टडी फील आता है आपको, और बहुत ही अच्छे से बना हुआ स्कूटर है। एक जो सेंस ऑफ क्वालिटी है वो आपको बहुत ही क्लियरली महसूस होगा, और ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ी विशेषता है स्कूटर की। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉलिड स्कूटर है, और जो यहाँ पर TVS क्लेम कर रहा है ये स्कूटर उससे ज़्यादा डिलीवर करता है। अगर मैं परफॉर्मेंस में किसी तरह की शिकायत करने की कोशिश करूं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो राइड क्वालिटी है ये ज़रा और सॉफ्ट हो सकती थी। यहाँ पर सस्पेंशन ज़रा और आरामदायक हो सकता था। हालांकि आप इसे ट्यून कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक एवरीडे स्कूटर के लिए मेरे ख्याल से ये ज़रा और सॉफ्ट हो सकता था। लेकिन इसकी दूसरी तरफ इसकी जो हैंडलिंग है ये बहुत अच्छी है, और हालांकि ये वैसा दिखता नहीं है लेकिन ये बहुत ही अच्छे से चलने वाला काफ़ी डायनामिकली एबल स्कूटर है। इस प्रोडक्ट के ऊपर TVS आपको 3 साल और 30,000 किलोमीटर्स की वारंटी दे रहा है, लेकिन बैटरी के ऊपर ये वारंटी ज़रा ज़्यादा है। बैटरी पर ये वारंटी आपको 3 साल 50,000 किलोमीटर्स की मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपको TVS यहाँ पर रोड साइड असिस्टेंस भी दे रहा है, तो अगर आपका स्कूटर कहीं ख़राब हो जाता है तो आपको रोड साइड असिस्टेंस मिलेगा। आपको TVS की मदद जहाँ पर आपका स्कूटर ख़राब हुआ है वहीं पर आकर के मिलेगी। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, और ये कनेक्टेड स्कूटर है, तो जो कनेक्टेड फीचर्स हैं इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। मैं आपको जल्दी से इन सारे फीचर्स के बारे में बताता हूँ, लेकिन इनका एक बहुत ही डिटेल्ड डेमो मैं एक दूसरे वीडियो में आपको दूंगा, क्योंकि अगर मैं वैसा नहीं करूँगा तो ये रिव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बैटरी चार्ज स्टेटस मिलता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी मिलता है। उसके अलावा जो आपका फ़ोन है वो इस स्कूटर के साथ एक बार पेयर करने के बाद ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगा जैसे ही आप स्कूटर के पास आएंगे। उसके अलावा आपको ये आइडल मोड मिलता है जिसे कि आपको डीएक्टिवेट करना होगा ताकि आपका स्कूटर सेफ़ रहे, और अगर कोई थ्रॉटल घुमा दे तो ये स्कूटर चल ना पड़े। इसके साथ आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर मिलता है, और आपको यहाँ पर इनकमिंग कॉल्स जो हैं उनका नोटिफिकेशन आएगा। आपको ओवर स्पीडिंग अलर्ट मिलेगा। आपको रीजनरेशन का इंडिकेटर मिलता है, जब गाड़ी रीजनरेट कर रही होती है एनर्जी तो आपको यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपको बैटरी के चार्ज का स्टेटस यहाँ पे मिलता है। आपको यहाँ पर आपके राइड स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं, यानी कि आपने जो गाड़ी थी उसकी टॉप स्पीड क्या थी, एवरेज स्पीड क्या थी, और भी बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे जियो फेंसिंग मिलती है, जिसके अंतर्गत ये स्कूटर अगर प्री डिफाइंड रेडियस के बाहर जाता है तो आपको एक अलर्ट आ जाएगा, और आपको इस स्कूटर की लास्ट पार्क लोकेशन भी मिलेगी। और अगर आपने स्कूटर को नीचे पार्किंग लॉट में चार्जिंग के लिए छोड़ रखा है तो आपको आपके मोबाइल फ़ोन पर लाइव चार्जिंग स्टेटस मिलेगा, यानी कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि स्कूटर कितना चार्ज हुआ है। और इसके अलावा आप इस स्कूटर को चार्जिंग के लिए एक्टिवेट कर सकते हैं विदाउट अ की, तो यहाँ पर आपको कीलेस एक्टिवेशन भी मिलेगा चार्जिंग के लिए। इन सब चीज़ों के अलावा आपको अगर आपके शहर में चार्जिंग नेटवर्क है, जैसे बेंगलोर में यहाँ पर अगर चार्जिंग नेटवर्क है तो आपको कहाँ कहाँ पर इसके चार्जर्स अवेलेबल हैं वो भी पूरा मैप नज़र आएगा। और इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिलता है, जिसे आप अपने फ़ोन के द्वारा पुश कर सकते हैं, जिससे कि आप जब अपनी जर्नी चालू करें उससे पहले ही यहाँ पर पुश करके आपका जो डेस्टिनेशन है वो फीड कर दें और आपको नेविगेशन में मदद मिल सके। तो दोस्तों ये थी कहानी TVS iQube की, और जो असली परीक्षा है किसी भी प्रोडक्ट की वो है उसकी फ़ीचर्स, उसकी पावर, उसकी रेंज कितना अच्छे से कंपेयर करती है अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में। और इस प्रोडक्ट का जो प्राइमरी कॉम्पिटिटर है वो है बजाज चेतक। वहाँ पर आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, और जो उसका प्रीमियम वेरिएंट है जो कि महंगा वाला वेरिएंट है उसकी कीमत है 1,15,000 रुपये, यानी 1,15,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। और ये जो व्हीकल है ये आपको मिलता है 1,15,000 रुपीज़ ऑन द रोड। वहाँ पर आपको 7,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होते हैं जिस वेरिएंट के अंदर डिस्क है उस वेरिएंट के लिए। तो उस लिहाज से ये वाला जो वेरिएंट है ये ज़रा सस्ता है। और अगर आप कंपेयर करें पावर आउटपुट, अगर आप कंपेयर करें इंस्टॉल बैटरी कैपेसिटी, अगर आप कंपेयर करें रेंज, तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रेड ऑफ होता है। बजाज में आपको कहने के लिए रेंज ज़रा ज़्यादा मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको जो टॉप स्पीड है वो कहीं ज़्यादा मिलती है। वहाँ पर आपकी टॉप स्पीड 60 किलोमीटर्स पर आवर पर रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर आपको 78 किलोमीटर्स पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। वहाँ पर आपको सस्पेंशन ज़रा ज़्यादा सॉफ्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत स्पोर्टी, बहुत ही अच्छी हैंडलिंग मिलेगी। उसके अलावा अगर यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखेंगे तो यहाँ पे फीचर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप बजाज के LCD डिस्प्ले से इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको फुली कलर TFT डिस्प्ले मिलता है, और यहाँ पर जो फीचर्स हैं, जो कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बजाज की जो बॉडी है वो मेटालिक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक लाइट वेट फ्यूचरिस्टिक बॉडी मिलती है। वहाँ पर आपको एक ट्रेडिशनल
मेटालिक बॉडी मिलती है, वहाँ पर एक क्लासिक स्टाइलिंग मिलती है, यहाँ पर आपको फ्यूचरिस्टिक स्टाइलिंग मिलती है। ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो मेरे ख्याल से ये स्कूटर ज़रा बेहतर है। यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है ये 0 to 40 4.2 सेकंड्स में है, तो इसका एक्सेलरेशन ज़रा बेहतर है और इसकी टॉप स्पीड ज़रा बेहतर है। रेंज यहाँ पर आपको 75 किलोमीटर्स की मिलती है, बजाज में आपको ज़रा ज़्यादा मिलती है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप इसे स्लो स्पीड पर चलाएंगे तो आपको रेंज काफ़ी अच्छी खासी मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो ये स्कूटर बजाज चेतक से बेहतर है, लेकिन अगर आपको ज़रा ज़्यादा कंफर्ट और स्पेक्स के लिहाज से ज़रा ज़्यादा रेंज चाहिए तो बजाज आपको ज़रा बेहतर पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर आपको कीमत भी ज़रा ज़्यादा देनी पड़ेगी फॉर द सेम स्पेक। दूसरी बात जो है वो ये है कि यहाँ पर आपको फ़ीचर्स कहीं ज़्यादा मिलेंगे, बजाज में आपको उतने सारे फ़ीचर्स नहीं मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से कीमत के लिहाज से स्कूटर बहुत ही वेल स्पेक्ड है और अपने सेगमेंट में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल स्कूटर है। और अगर आप इसे कंपेयर ही करना चाहें तो आपके पास एथर भी है, एथर 450X, जो कि काफ़ी महंगा है, लेकिन परफॉर्मेंस देखा जाए तो उस स्कूटर का कोई मुकाबला नहीं है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस ही चाहते हैं तो आप उधर भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कीमत आपको बहुत ज़्यादा भरनी होगी। तो अगर आप एक प्रैक्टिकल यूसेज के हिसाब से देखें तो एक बड़ा ही ज़बरदस्त स्कूटर यहाँ पे टीवीएस ने तैयार किया है। और आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देख लें, आप इसकी परफॉर्मेंस देख लें, आप इसकी रेंज देख लें, इसकी प्रैक्टिकलिटी देख लें और इसकी कनेक्टेड फीचर्स देख लें, सब कुछ यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। और मैं बधाई देना चाहूँगा टीवीएस को कि उन्होंने अपने पहले अटैम्प्ट में ऐसा शानदार विश्व स्तरीय स्कूटर यहाँ पर ला करके खड़ा किया है। अगर आप इस तरह का स्कूटर ख़रीदने की सोच रहे हैं तो मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप ये स्कूटर टेस्ट राइड करें। ये बहुत ही अच्छा स्कूटर है और इसने मुझे वाकई में बहुत प्रभावित किया। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा मैं आपके टीवीएस iQube से संबंधित सारे सवालों के जवाब दे पाया, लेकिन अगर कुछ सवाल छूट गए हैं, कुछ सवालों के जवाब आप फिर भी चाहते हैं तो आप उन्हें कॉमेंट सेक्शन में डाल दें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इन सवालों के जवाब मैं आपको दूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें मोटरराइड्स को, वो बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दें। और हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी है, वहाँ पर हमें फॉलो करना ना भूलें। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड राइड सेफ।